Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Indian Contract Act Part 2, I have discussed many important concepts relating to the Indian Contract Act. Today in this video, I am going to discuss one more important concept regarding the agency. My question is, what is an agency and what are the different types of agents? Or who is an agent and who can be appointed as an agent and who can appoint the agent? And thirdly, define agency and how it is created. Or define the agency and explain how an agency can be created by holding out or by necessity. So these are the questions. एजेंसी क्या है? विभिन्न प्रकार के एजेंटों का वर्णन कीजिए. एजेंट कौन है और कौन व्यक्ति एजेंट नियुक्त किया जा सकता है और किसको एजेंट नियुक्त किया जा सकता है. थर्डली, एजेंसी की परिभाषा दीजिए और वह किस प्रकार से निर्मित होती है इसके बारे में भी बताइए. एजेंसी की परिभाषा दीजिए, वह समझाइए कि प्रदर्शन द्वारा अथवा आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना कैसे हो सकती है. तो दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एनी अदर फॉर्म. टॉक अबाउट द एजेंसी. Definition of agency is defined under section 182 of the Indian Contract Act. एजेंसी से आशय दो पक्षकारों के बीच ऐसे वैधानिक संबंध से है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त होता है. एज पर सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक एजेंट वो व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए अथवा तृतीय पक्षों के साथ व्यवहारों में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है. वह व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्य किया जाता है अथवा जिसकी ओर से इस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है उसे प्रिंसिपल या प्रधान कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वार्टन, एजेंसी का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक व्यक्ति कुछ निश्चित व्यावसायिक संबंधों में अपनी विवेक शक्ति से दूसरे का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व स्वीकार करता है. इससे यह स्पष्ट है कि एजेंसी का अनुबंध किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति द्वारा तीसरे व्यक्तियों के साथ कानूनी संबंध करने के लिए होता है, नियुक्ति का अनुबंध होता है. दिस मीन्स देयर इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट. प्रधान एवं एजेंट के बीच जो अनुबंध होता है उसे ही एजेंसी कहा जाता है. एजेंसी के संबंध में दो महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं. फर्स्ट, अनुबंध करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो कार्य स्वयं कर सकता है, ऐसे कार्य करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है. सेकेंडली, एजेंट द्वारा किया गया कार्य स्वयं मालिक द्वारा किया गया कार्य ही समझा जाएगा. एजेंट द्वारा किया गया कार्य स्वयं मालिक द्वारा किया गया कार्य ही समझा जाएगा. He who does any act through another is deemed in law that act is done by that person himself. If we talk about the person who can appoint an agent, सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने की योग्यता रखता हो, एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंट को नियुक्त कर सकता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके अधीन वो कार्य कर रहा है, वयस्क आयु का है एवं स्वस्थ मस्तिष्क का है, एजेंट नियुक्त कर सकता है. दिस मीन्स ही मस्ट बी मेजर एज वेल एज ऑफ साउंड माइंड. If we talk about the person who may be appointed as an agent, साधारणतः नियोक्ता एवं तीसरे पक्ष के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है. एज पर सेक्शन 184 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नियोक्ता और तीसरे पक्ष के बीच कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति जो वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, नियोक्ता की ओर से कार्य करने के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं बन सकता. दैट इज क्लियर फ्रॉम द दिस डेफिनेशन दैट एजेंट होने के लिए व्यक्ति में अनुबंध योग्यता होनी चाहिए. मीन्स ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि एजेंट स्वयं अनुबंध का पक्ष नहीं होता, बल्कि वो नियोक्ता एवं तीसरे पक्ष के मध्य अनुबंध कराता है. अतः एक वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति का होना जरूरी है, तभी वो एजेंट बन सकता है. If we talk about the types of agent, there may be many types of agent. Firstly, that is broker, dalal.
दलाल वो एजेंट होता है जो दलाली के प्रतिफल में दो पक्षों के बीच व्यापार, वाणिज्य तथा नौवहन संबंधी कार्यों के लिए अनुबंध अथवा सौदा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। सेकंड टाइप ऑफ एजेंट इज इंश्योरेंस ब्रोकर, बीमा दलाल। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बीमा कराने वाले पक्ष तथा बीमा कंपनी के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एजेंट इज फैक्टर, दैट इज नोन एज आढ़तिया। आढ़तिया ऐसा एजेंट होता है जो प्रतिफल के बदले प्रधान द्वारा भेजे या सुपुर्द किए गए माल को बेचने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है। फोर्थली दैट इज ऑक्शनर, नीलामी करता। ये वो व्यक्ति है जिसे वस्तु की नीलामी करने के अधिकार प्राप्त होता है। एंड द फिफ्थ दैट इज बैंकर। सामान्यतः बैंकर एवं ग्राहक के बीच ऋणी एवं ऋणदाता का संबंध होता है, परंतु बैंकर अपने ग्राहक का भी एजेंट हो सकता है। एजेंट के रूप में बैंकर अपने ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियां खरीदने एवं बेचने, ब्याज, कंपनियों का लाभांश, चेक, बिल इत्यादि का रुपया वसूलने एवं बहुमूल्य चीजों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। ये ग्राहक की ओर से अनेक प्रकार के भुगतान भी करते हैं। Thus we can say that banker that may be an agent for his customer. And the next type of agent that is commission agent. कमीशन एजेंट अपने प्रधान के लिए अपने ही नाम से माल खरीदता है तथा अपने परिश्रम के लिए कमीशन पाता है। वह खरीदे हुए माल की कीमत चुकाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ एजेंट दैट इज डिक्लेडेयर एजेंट, मीन्स परिशोधी एजेंट। परिशोधी एजेंट अतिरिक्त कमीशन के बदले अपने प्रधान से यह वायदा करता है कि उधार बेची गई रकम का ऋणी द्वारा भुगतान न होने पर वह स्वयं प्रधान को ऐसी रकम का भुगतान कर देगा। तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ एजेंट। इफ वी टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ द एजेंसी, एजेंसी की स्थापना करने के लिए विशेष प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती। यह मौखिक एवं गर्भित रूप से की जा सकती है। इट कैन बी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड। कभी कभी पक्षकारों के आचरण द्वारा भी एजेंसी का निर्माण हो जाता है। सरकारी और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एजेंसी की उत्पत्ति लिखित अनुबंध के द्वारा होती है। एजेंसी की स्थापना निम्न प्रकार से हो सकती है। इफ वी टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी की स्थापना करने के लिए विशेष प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन बी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड। कभी कभी पक्षकारों के आचरण द्वारा भी इट कैन बी क्रिएटेड बाय द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टीज, मीन्स कभी कभी पक्षकारों के आचरण द्वारा भी एजेंसी का निर्माण हो जाता है। और सरकारी एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एजेंसी की उत्पत्ति लिखित अनुबंध के द्वारा होती है। एजेंसी की स्थापना निम्न प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट इज दैट इज मे बी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य करने का स्पष्ट अधिकार देता है तो इसे स्पष्ट अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना कहा जाता है। साधारणतः एजेंसी की स्थापना इसी प्रकार से की जाती है। एज पर सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज डिफाइंड दैट एजेंसी कैन बी जनरली क्रिएटेड बाय द एक्सप्रेस अथॉरिटी। सेकेंडली इट मे बी क्रिएटेड बाय द इम्प्लाइड अथॉरिटी एज पर सेक्शन 187 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। गर्भित अधिकारों द्वारा स्थापित एजेंसी की स्थापना स्थिति में पक्षकारों के मध्य संबंधों के आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि दो व्यक्तियों के बीच प्रधान एवं एजेंट का संबंध है या नहीं है। पत्नी एवं नौकर साधारणतः पति एवं मालिक के गर्भित अधिकार द्वारा एजेंट ही समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक्स आगरा शहर में एक दुकान का मालिक है और दुकान का प्रबंध वाई के द्वारा किया जाता है। तो वाई सामान्यतः दुकान के लिए सी से माल उधार खरीदता है जो एक्स की जानकारी में है। अतः यह माना जाएगा कि वाई को दुकान के लिए एक्स की ओर से सी से माल का आदेश देने का इम्प्लाइड राइट दिया गया है और वो एक्स के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी दैट मे बी बाय नेसेसिटी। यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि प्रधान को सूचित किए बिना ही उसकी वस्तु की सुरक्षा करने अथवा अन्य आवश्यक कार्य करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है तो संबंधित व्यक्ति उक्त आशय से कोई कार्य करे तो उसे एजेंट ही समझा जाता है। आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। फर्स्ट, एजेंट के पास परिस्थितियों के कारण इतना समय या विधि उपलब्ध नहीं है कि वो प्रधान को सूचना दे सके। सेकंड, एजेंट के लिए व्यवहारिक रूप से ऐसा कार्य करना अनिवार्य होना चाहिए। थर्डली, एजेंट के द्वारा ऐसा कार्य गुड फेथ में एवं प्रधान के लाभ के लिए किया जाना होना चाहिए। एंड द फोर्थ,
परिस्थितियों के अनुसार एजेंट द्वारा कार्य सबसे उचित तरीके से किया जाना चाहिए। These are the certain essentials to create the agency by necessity. And the next type of creation of agency, that is by ratification. जब कोई कार्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की ओर से बिना उसकी जानकारी अथवा बिना अधिकार के किया जाता है, तो इस कार्य की पुष्टि किया जाना और इसे स्वीकार करना उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है जिसकी ओर से यह कार्य किया गया है। यदि वो इस कार्य की पुष्टि कर दे तो इसका वही प्रभाव होगा जो अधिकार पाने वाले पर कार्य करने का हो सकता है। दैट इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 196 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एजेंसी में आल्सो बी क्रिएटेड बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण द्वारा और अपने स्पष्ट रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिला दे कि अमुक व्यक्ति उसका प्रतिनिधि है, और यदि यह दूसरा व्यक्ति इस विश्वास पर उसके प्रतिनिधि से कोई अनुबंध करता है, तो वह अनुबंध में पहला व्यक्ति बाध्य होगा, यद्यपि वास्तव में यह व्यक्ति उसके साथ अनुबंध किया गया है उसका प्रतिनिधि नहीं था। इस प्रकार की जो एजेंसी होती है उसमें उसको प्रदर्शन द्वारा एजेंसी कहा जाता है। दैट एजेंसी में बी नोन एज एजेंसी बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। जब एजेंट ने बिना अधिकार के तीसरे पक्ष के साथ प्रधान के लिए अनुबंध किया है, तो प्रधान उसके कार्य के लिए बाध्य होगा यदि उसने शब्दों द्वारा या अपने आचरण द्वारा तीसरे पक्षकार को यह विश्वास दिला दिया है कि एजेंट ने प्राप्त अधिकारों के अधीन ही कार्य किया है। दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 237 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्राय प्रदर्शन द्वारा एजेंसी नियमन परिस्थितियों में उत्पन्न की जा सकती है। फर्स्टली, जब कोई व्यक्ति वास्तव में एजेंट न हो परंतु प्रधान द्वारा एजेंट मान लिया जाए। सेकंड, जब कोई व्यक्ति पहले कभी एजेंट रह चुका है परंतु वह अब एजेंट नहीं है, अब एजेंट फिर भी प्रधान द्वारा यह मान लिया जाए कि वह व्यक्ति अब भी उसके लिए एजेंट का कार्य कर रहा है। एंड लास्टली, जब कोई व्यक्ति सदैव एजेंट का कार्य करता रहा है और वास्तव में उसे एजेंट का कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त है, किंतु उसने प्राप्त अधिकार के बाहर कार्य किया है, तो इसके लिए उसका प्रधान उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए, राकेश अपने नौकर रमेश से लगातार उधार माल मंगाता रहता है। कुछ समय बाद नौकर एवं मालिक के आदेश के बिना ही कुछ माल उधार खरीद लेता है। राकेश दुकानदार के प्रति नौकर द्वारा खरीदे गए माल के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, चाहे वो माल उसके आदेश के बिना ही खरीदा क्यों न गया हो। सेकेंड एग्जाम्पल में भी ए अपने एजेंट बी को बिक्री के लिए माल प्रेषित करता है तथा निर्देश देता है कि माल पर निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर न बेचा जाए। जेड को इस निर्देश की जानकारी नहीं है और वह बी से निर्धारित मूल्य से कम पर माल खरीद लेता है। ए अनुबंध से बाध्य होगा। तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ एजेंसी। If you have any doubt, then you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Indian Contract Act Part 2, I have discussed many important concepts relating to the Indian Contract Act. Today in this video, I am going to discuss one more important concept regarding the agency. My question is, what is an agency and what are the different types of agents? Or who is an agent and who can be appointed as an agent and who can appoint the agent? And thirdly, define agency and how it is created. Or define the agency and explain how an agency can be created by holding out or by necessity. So these are the questions. Agency क्या है? विभिन्न प्रकार के एजेंटों का वर्णन कीजिए। एजेंट कौन है और कौन व्यक्ति एजेंट नियुक्त किया जा सकता है और किसको एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। थर्डली, एजेंसी की परिभाषा दीजिए और वह किस प्रकार से निर्मित होती है, इसके बारे में भी बताइए। एजेंसी की परिभाषा दीजिए, वह समझाइए कि प्रदर्शन द्वारा अथवा आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना कैसे हो सकती है। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द फॉर्म. If we talk about the agency, definition of agency is defined under section 182 of the Indian Contract Act. एजेंसी से आशय दो पक्षकारों के बीच ऐसे वैधानिक संबंध से है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त होता है. एज पर सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक एजेंट वो व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए अथवा तृतीय पक्षों के साथ व्यवहारों में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है.
वह व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्य किया जाता है अथवा जिसकी ओर से इस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है उसे प्रिंसिपल या प्रधान कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वार्टन, एजेंसी का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक व्यक्ति कुछ निश्चित व्यावसायिक संबंधों में अपनी विवेक शक्ति से दूसरे का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व स्वीकार करता है। इससे यह स्पष्ट है कि एजेंसी का अनुबंध किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति द्वारा तीसरे व्यक्तियों के साथ कानूनी संबंध करने के लिए नियुक्ति का अनुबंध होता है। This means there is the contract between the principal as well as the agent. प्रधान एवं एजेंट के बीच जो अनुबंध होता है उसे ही एजेंसी कहा जाता है। एजेंसी के संबंध में दो महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। फर्स्ट, अनुबंध करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो कार्य स्वयं कर सकता है, ऐसे कार्य करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। सेकेंडली, एजेंट द्वारा किया गया कार्य स्वयं मालिक द्वारा किया गया कार्य ही समझा जाएगा, एज पर मैक्सिम वोलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया। एजेंट द्वारा किया गया कार्य स्वयं मालिक द्वारा किया गया कार्य ही समझा जाएगा। He who does any act through another is deemed in law that act is done by that person himself. If we talk about the person who can appoint an agent, सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने की योग्यता रखता हो, एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एजेंट को नियुक्त कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके अधीन वो कार्य कर रहा है, वयस्क आयु का है एवं स्वस्थ मस्तिष्क का है, एजेंट नियुक्त कर सकता है। दिस मीन्स ही मस्ट बी मेजर एज वेल एज ऑफ साउंड माइंड। इफ वी टॉक अबाउट द पर्सन हु मे बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, साधारणतः नियोक्ता एवं तीसरे पक्ष के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। एज पर सेक्शन 184 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नियोक्ता और तीसरे पक्ष के बीच कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति जो वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है, नियोक्ता की ओर से कार्य करने के लिए उसके प्रति उत्तरदायी नहीं बन सकता। एंड दैट इज क्लियर फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट एजेंट होने के लिए व्यक्ति में अनुबंध योग्यता होनी चाहिए। मीन्स ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एजेंट स्वयं अनुबंध का पक्ष नहीं होता, बल्कि वो नियोक्ता एवं तीसरे पक्ष के मध्य अनुबंध कराता है। अतः एक वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति का होना जरूरी है, तभी वो एजेंट बन सकता है। If we talk about the types of agent, there may be many types of agent. Firstly, that is broker, दलाल। दलाल वो एजेंट होता है जो दलाली के प्रतिफल में दो पक्षों के बीच व्यापार, वाणिज्य तथा नौवहन संबंधी कार्यों के लिए अनुबंध अथवा सौदा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ एजेंट इज इंश्योरेंस ब्रोकर, बीमा दलाल। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बीमा कराने वाले पक्ष तथा बीमा कंपनी के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एजेंट इज फैक्टर, दैट इज नोन एज आढ़तिया। आढ़तिया ऐसा एजेंट होता है जो प्रतिफल के बदले प्रधान द्वारा भेजे या सुपुर्द किए गए माल को बेचने के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है। फोर्थली, दैट इज ऑक्शनर, नीलामी करता। ये वो व्यक्ति है जिसे वस्तु की नीलामी करने के अधिकार प्राप्त होता है। एंड द फिफ्थ, दैट इज बैंकर। सामान्यतः बैंकर एवं ग्राहक के बीच ऋणी एवं ऋणदाता का संबंध होता है, परंतु बैंकर अपने ग्राहक का भी एजेंट हो सकता है। एजेंट के रूप में बैंकर अपने ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियां खरीदने एवं बेचने, ब्याज, कंपनियों का लाभांश, चेक, बिल इत्यादि का रुपया वसूलने एवं बहुमूल्य चीजों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। ये ग्राहक की ओर से अनेक प्रकार के भुगतान भी करते हैं। Thus we can say that banker that may be an agent for his customer. This is बैंकर एवं ग्राहक के बीच ऋणी एवं ऋणदाता का संबंध होता है।
और वहां पे वो एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ एजेंट दैट इज कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट अपने प्रधान के लिए अपने ही नाम से माल खरीदता है तथा अपने परिश्रम के लिए कमीशन पाता है। वह खरीदे हुए माल की कीमत चुकाने के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ एजेंट दैट इज डिक्लेयर एजेंट मीन्स परिशोधी एजेंट। परिशोधी एजेंट अतिरिक्त कमीशन के बदले अपने प्रधान से यह वायदा करता है कि उधार बेची गई रकम का ऋणी द्वारा भुगतान न होने पर वह स्वयं प्रधान को ऐसी रकम का भुगतान कर देगा। तो these are the certain types of agent. If we talk about the creation of the agency, एजेंसी की स्थापना करने के लिए विशेष प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती। यह मौखिक एवं गर्भित रूप से की जा सकती है। इट कैन बी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड। कभी कभी पक्षकारों के आचरण द्वारा भी एजेंसी का निर्माण हो जाता है। सरकारी और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एजेंसी की उत्पत्ति लिखित अनुबंध के द्वारा होती है। एजेंसी की स्थापना निम्न प्रकार से हो सकती है। इफ वी टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी की स्थापना करने के लिए विशेष प्रकार के अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन बी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड। कभी कभी पक्षकारों के आचरण द्वारा भी इट कैन बी क्रिएटेड बाय द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टीज मीन्स कभी कभी पक्षकारों के आचरण द्वारा भी एजेंसी का निर्माण हो जाता है और सरकारी एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एजेंसी की उत्पत्ति लिखित अनुबंध के द्वारा होती है। एजेंसी की स्थापना निम्न प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट इज दैट इज मे बी बाय एक्सप्रेस अथॉरिटी। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कार्य करने का स्पष्ट अधिकार देता है तो इसे स्पष्ट अधिकार द्वारा एजेंसी की स्थापना कहा जाता है। साधारणतः एजेंसी की स्थापना इसी प्रकार से की जाती है। एज पर सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज डिफाइंड दैट एजेंसी कैन बी जनरली क्रिएटेड बाय द एक्सप्रेस अथॉरिटी। सेकेंडली इट मे बी क्रिएटेड बाय द इम्प्लाइड अथॉरिटी एज पर सेक्शन 187 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। गर्भित अधिकारों द्वारा स्थापित एजेंसी की स्थापना स्थिति में पक्षकारों के मध्य संबंधों के आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि दो व्यक्तियों के बीच प्रधान एवं एजेंट का संबंध है या नहीं है। पत्नी एवं नौकर साधारणतः पति एवं मालिक के गर्भित अधिकार द्वारा एजेंट ही समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक्स आगरा शहर में एक दुकान का मालिक है और दुकान का प्रबंध वाई के द्वारा किया जाता है, तो वाई सामान्यतः दुकान के लिए सी से माल उधार खरीदता है जो एक्स की जानकारी में है। अतः यह माना जाएगा कि वाई को दुकान के लिए एक्स की ओर से सी से माल का आदेश देने का इम्प्लाइड राइट दिया गया है और वो एक्स के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी दैट मे बी बाय नेसेसिटी। यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि प्रधान को सूचित किए बिना ही उसकी वस्तु की सुरक्षा करने अथवा अन्य आवश्यक कार्य करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, तो संबंधित व्यक्ति उक्त आशय से कोई कार्य करे तो उसे एजेंट ही समझा जाता है। आवश्यकता द्वारा एजेंसी की स्थापना के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। फर्स्ट, एजेंट के पास परिस्थितियों के कारण इतना समय या विधि उपलब्ध नहीं है कि वो प्रधान को सूचना दे सके। सेकंड, एजेंट के लिए व्यवहारिक रूप से ऐसा कार्य करना अनिवार्य होना चाहिए। थर्डली, एजेंट के द्वारा ऐसा कार्य गुड फेथ में एवं प्रधान के लाभ के लिए किया जाना होना चाहिए। एंड द फोर्थ, परिस्थितियों के अनुसार एजेंट द्वारा कार्य सबसे उचित तरीके से किया जाना चाहिए। These are the certain essentials to create the agency by necessity. And the next type of creation of agency that is by ratification. जब कोई कार्य एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की ओर से बिना उसकी जानकारी अथवा बिना अधिकार के किया जाता है, तो इस कार्य की पुष्टि किया जाना और इसे स्वीकार करना उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है जिसकी ओर से यह कार्य किया गया है। यदि वो इस कार्य की पुष्टि कर दे तो इसका वही प्रभाव होगा जो अधिकार पाने वाले पर कार्य करने का हो सकता है। That is described under section 196 of the Indian Contract Act. Agency may also be created by estoppel or holding out. यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण द्वारा और अपने स्पष्ट रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिला दे कि अमुक व्यक्ति उसका प्रतिनिधि है और यदि यह दूसरा व्यक्ति इस विश्वास पर उसके प्रतिनिधि से कोई
अनुबंध करता है तो वह अनुबंध में पहला व्यक्ति बाध्य होगा। यद्यपि वास्तव में यह व्यक्ति उसके साथ अनुबंध किया गया है उसका प्रतिनिधि नहीं था। इस प्रकार की जो एजेंसी होती है उसमें उसको प्रदर्शन द्वारा एजेंसी कहा जाता है। दैट एजेंसी में बी नोन एज एजेंसी बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। जब एजेंट ने बिना अधिकार के तीसरे पक्ष के साथ प्रधान के लिए अनुबंध किया है तो प्रधान उसके कार्य के लिए बाध्य होगा यदि उसने शब्दों द्वारा या अपने आचरण द्वारा तीसरे पक्षकार को यह विश्वास दिला दिया है कि एजेंट ने प्राप्त अधिकारों के अधीन ही कार्य किया है। दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 237 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्राय प्रदर्शन द्वारा एजेंसी नियमन परिस्थितियों में उत्पन्न की जा सकती है। फर्स्टली, जब कोई व्यक्ति वास्तव में एजेंट न हो परंतु प्रधान द्वारा एजेंट मान लिया जाए। सेकंड, जब कोई व्यक्ति पहले कभी एजेंट रह चुका है परंतु वह अब एजेंट नहीं है, अब एजेंट फिर भी प्रधान द्वारा यह मान लिया जाए कि वह व्यक्ति अब भी उसके लिए एजेंट का कार्य कर रहा है। एंड लास्टली, जब कोई व्यक्ति सदैव एजेंट का कार्य करता रहा है और वास्तव में उसे एजेंट का कार्य करने का अधिकार भी प्राप्त है किंतु उसने ये प्राप्त अधिकार के बाहर कार्य किया है तो इसके लिए उसका प्रधान उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए, राकेश अपने नौकर रमेश से लगातार उधार माल मंगाता रहता है। कुछ समय बाद नौकर एवं मालिक के आदेश के बिना ही कुछ माल उधार खरीद लेता है। राकेश दुकानदार के प्रति नौकर द्वारा खरीदे गए माल के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, चाहे वो माल उसके आदेश के बिना ही खरीदा क्यों न गया हो। सेकेंड एग्जाम्पल में भी ए अपने एजेंट बी को बिक्री के लिए माल प्रेषित करता है तथा निर्देश देता है कि माल पर निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर न बेचा जाए। जेड को इस निर्देश की जानकारी नहीं है और वह बी से निर्धारित मूल्य से कम पर माल खरीद लेता है। ए अनुबंध से बाध्य होगा। Certain types of agency. If we talk about the definition of agent and principal, that is described under section 182 of the Indian Contract Act. As per section 182, an agent is a person employed to do an act for another or to represent another in dealing with third person. The person for whom such act is done or who is so represented, that is called principal. That is the definition of agent as well as principal that is described under section 182 of the Indian Contract Act. If we talk about the essential elements of agency, first essential is principal must be competent to contract. As per section 182 of the Indian Contract Act, any person who is of the age of majority according to the law to which he is subject or who is of sound mind may employ an agent. According to section 11 of the Indian Contract Act, every person is competent to contract who is of the age of majority as well as of sound mind. This means he is not disqualified by any law to which he is subject. Thus, the principal should competent to contract. It may, however, be noted that the section 183 requires that the person to be major of those and of sound mind to employ an agent, and it does not speak thus this requirement, but not disqualified from the contracting of by any law. This means a person can be appointed as an agent must be of major and must be of sound mind at the time of appointing as an agent. This means he must be competent to contract. That is the first essential. And if we talk about the second essential element, that is any person may become an agent. It has been remarked that full contractual capacity is not necessary to enable the person to represent another as an agent. Even a person who is an infant, means who has not attained the age of majority, has the capacity to be appointed as an agent. But principal must be major as well as of sound mind. Principal must be capable of making the entry into the contract. Means, although a minor cannot employ an agent, yet he may become an agent. But since he is not competent to contract, he will not be responsible to his agent, to his principal. Means such an agent who is not of sound mind or who is not of age of majority will not be responsible to his principal as per section 184 of the Indian Contract Act. This means as between the principal and the third person, any person may become an agent, but no person who is not of age of majority and not of sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal
according to the provisions of the in that behalf therein contained. If we talk about the third essential, that is no consideration is necessary for the creation of the agency as per section 185. As section 185 says that no consideration is necessary for the creation of the agency. That is another exception to the general rule and seen in section 25 of the Indian Contract Act. This means there can be no agreement without the consideration. This means an agreement without consideration is why that is described by section 125 of the Indian Contract Act. I mean, that is an exception to this rule. If we talk about the relation between the agent and the principal, there is the fiduciary position of the agent towards his principal. That is described in the case of Srimati Chandra Kantaben Modi, Narendra Jayantilal Modi versus Vadilal Bappalal Modi and others. In this case, is given the fiduciary position of towards his principal. That is described by the Honorable Apex Court. If we talk about the different kinds of agent may be of many types. First is dual creditor agent. And a dual creditor agent is a mercantile agent who extra commission takes the responsibility that the person with whom the contract on the behalf of principal will perform their contract. Thus, if such a person fails to perform the contract, a dual creditor agent will be responsible to the principal for the same. Agent for the sale of goods sometimes acts as a dual creditor commission. That is for higher reward than that is usually given. He becomes responsible to his principal for the solvency of the buyer. One, in other words, he guarantees in every case of sale, the payment of the price of the goods sold when ascertained and due. This means an agent is the connecting link or an intermediary between the principal and the third person. After establishing the link between the principal and the third person, he drops out and he is not liable for the failure of the performance of the contract by the third person. But the dual creditor agent, that is an exception to this rule, for in consideration of extra commission. He undertakes the responsibility to ensure that the third party will perform the contract, and in case of the failure to perform the contract, he will be liable to the principal. And the next type of agent, that is Pakka Artiya. A Pakka Artiya is an agent to whom the goods are handed over by the principal, and then the actual sale of the goods becomes the agent's own affair. Such an agent is particularly in vague in Bombay markets. Pakka Artiya has authority to enter into the transaction in his own name. He may contract as a principal rather than an agent. Thus, a Pakka Artiya, one who undertakes the business of the principal, but the transaction or the contracts he enters into are his own affairs. Thus, in certain respects, a Pakka Artiya may be taken to be principal. In that case, he can allocate the transaction to himself and himself buy from and sell to his constituent as a principal. This means statutory provision of the Contract Act defining the rights and obligations of the agent vis-a-vis the principal would continue to apply to him with full force. Consequently, the agent Pakka Artiya is bound to carry out the directions of his constituents. As in the case of Rajasthan High Court, that is Messrs. Nathamal Bhairo Makbaks and Company versus Kasiram. In the instant case, some goods of the principal were in the possession of the Pakka Artiya for the sale and export, and the Pakka Artiya has also exported the license in his own name. He purchased the said goods himself without giving the intimation to the constituents. He, however, bought the goods within the limits of the price indicated by his constituent. Thus, it was held by the Honorable Court that if in the present case the defendant utilized the goods as belonging to themselves for the purpose of export, then that cannot be held to be beyond the scope of their authority. Even as the agent of the defendants were duty bound to act within the framework of the scheme of the Imports and Exports Act and the Exports Control Order.
And the next type of agent, that is broker, a factor of the agent who is entrusted with the possession and control of goods to be sold by him for his principal. And the next type of agent, that is auctioneer. Auctioneer is an agent to sell the property at a public auction, like a primary an agent for the seller. But upon the property being knocked down, he becomes also an agent of the buyer. If we talk about the creation of agency, agency can be created in many ways. First is by the actual authority of the contract given by the principal to his agent. Second one is by the principal's ratification of a contract entered into by the agent on his behalf but without his authority. Thirdly, by the ostensible authority conferred by the principal on the agent, even though no actual authority has been given. It may be created by the legal presumption in the case of married woman cohabiting with the husband, or by implication of the law in the case of necessity. These are the certain ways in which agency can be created. So this was all about the agency. And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.